एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे NCF 2005 का चैप्टर 2। जो इसमें टॉपिक डिस्कस हम करेंगे वो परसेप्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमारा परसेप्शन होना चाहिए एजुकेशन को लेकर के। तो वो सारे बात एजुकेशन को लेकर के NCF 2005 ने क्या कहा है और वही चीज़ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ NCF 2005 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। और इसके साथ साथ ये आपके लिए भी और भी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक CTET हो गया, हमारा KVS हो गया, DSSB हो गया, और फ्यूचर में इंटरव्यूज़ में भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आई कैन अश्योर यू कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है पर्सपेक्टिव। सो पर्सपेक्टिव का पहले आप मतलब समझ लीजिए। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, राइट। अगर एजुकेशन है तो उसको देखने का, उसको समझने का हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब करा हुआ है। और इसके अंडर ये सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। इंट्रोडक्शन, रेट्रोस्पेक्ट, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करिकुलम, द क्वालिटी डायमेंशन मतलब एजुकेशन में जो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और फाइनली द एम्स ऑफ एजुकेशन। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 1993 में एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन बने प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन अपनी रिपोर्ट में उन्होंने स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो एजुकेशन का जो स्ट्रेस था बच्चों पे और जो एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रेस था स्कूल में, तो उसके बारे में इन्होंने बात करी और उस चीज़ को इन्होंने एड्रेस करा अपनी रिपोर्ट में। क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं कि एजुकेशन जो उस टाइम पर थी अराउंड 1993, उससे पहले या उससे बाद में अभी भी मतलब आप देख सकते हैं एजुकेशन का जो मेन मतलब है, जो मेन एम है, उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था हमारा एजुकेशन सिस्टम। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों में आ रहा था जिसको इन्होंने एड्रेस किया अपनी इस रिपोर्ट में। और इन्होंने ये बात कही कि हमारा जो परसेप्शन है ना एजुकेशन को देखने का, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इन्होंने 2 बातें करी। पहला कि चाइल्ड एज अ रिसीवर ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो हमारा लर्नर है उसको हमें एक रिसीवर नहीं मानना। आप इस बात को ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर में मैंने कोई चीज़ फीड करी तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लेगा, स्टोर कर लेगा, है ना, उसमें बिना कोई चेंज करे हुए अपनी कोई भी चीज़ उसमें वो ऐड नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही चाइल्ड है। अगर चाइल्ड को भी हम मशीन की तरह लेकर चले और हमने उसको जो नॉलेज दी उसने अपने दिमाग में फीड कर ली, उसको यूज़ नहीं किया, तो उस तरह का परसेप्शन हमें चेंज करना होगा चाइल्ड को लेकर के। फिर इन्होंने बात करी एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। एग्ज़ामिनेशन का जो मेन एम था वो यही था कि बच्चा कोई चीज़ नॉलेज ले और उसको एग्ज़ाम में लिख के आ जाए बस, ठीक है, और मार्क्स आ जाए उसके, ठीक है। जैसे अगर आप क्लासरूम में भी रिलेट कर सकते हैं तो क्लासरूम में क्या होता था, पहले टीचर क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई लेसन पढ़ा दिया, लेसन पढ़ाने के बाद उस लेसन के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते थे पर्टिकुलर, उनके कुछ लिमिटेड आंसर्स लिखवा दिए और बच्चों को बोला कि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ वही लिख के आना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। अगर इस तरह की पढ़ाई एजुकेशन हमारे स्कूल में दी जाएगी और बच्चा अपने आप को अपनी तरफ से जो उसने समझा है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो एजुकेशन का जो मेन एम है वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पाया। और एजुकेशन और जो एग्ज़ामिनेशन है सिर्फ वो कहाँ तक सीमित रह गया, टेक्स्ट बुक तक, मतलब बुक पढ़ी और जाके एग्ज़ाम दे दिया। तो उन्होंने ये बोला कि हमें ये परसेप्शन भी चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो टॉपिक कवर किया है इस चैप्टर में वो है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट में इन्होंने सारी एजुकेशन से रिलेटेड मतलब बातें करी हैं कि कौन कौन से कमीशन और कौन कौन सी पॉलिसीज़, क्या क्या रिकमेंडेशन जो दिया था, जो हमारी कमीशंस वगैरह बने थे, तो उनके बारे में इसमें बात करी गई है। इसके लिए ना मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमीशन आए और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन किया जो हम अपनी अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैंने वीडियो अलग से बनाया है, आप उसे चेकआउट कर लें। और यहाँ पे थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ। जो मेन 2 कमीशन थे, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और कोठारी कमीशन 1964,
इन्होंने जो एक फ़िलॉसफी को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, इम्पोर्टेंस दिया, वो थी गांधी जी की फ़िलॉसफी। गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें जब भी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट, उसको नया कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो हमें उसको रिलेट उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट से करना चाहिए। जिस इन्वायरमेंट से वो बच्चा आ रहा है, जहाँ से उसने अपने एक्सपीरियंस गेन करा है, ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट का यूज़ करके हमें चीज़ों को उसको समझाना चाहिए। और ये चीज़ बिल्कुल आप जनरलाइज भी कर सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर कोई बच्चा है, अगर मैं उसको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा समझा रही हूँ जो उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड ना हो, तो वो चीज़ उसको समझ नहीं पाएगा वो, ठीक है। और अगर मैं उसको कोई कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ तो मैं उसको उसकी मदर टंग में समझाऊँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साउथ इंडिया का बच्चा है और उसकी मदर टंग है इंग्लिश, और क्लासरूम में जो टीचर जो पढ़ा रही है वो पढ़ा रही है फॉर एग्जाम्पल हिंदी में, तो क्या वो बच्चा उस चीज़ को समझ पाएगा, रिलेट कर पाएगा उस कॉन्सेप्ट को? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके मदर टंग के अकॉर्डिंग नहीं है, वो उस भाषा को समझ ही नहीं पाएगा। और जब तक वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा तो फिर वो जो नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हैं उसको भी वो रिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने बात करी थी नॉन वायलेंस। गांधी जी काफ़ी ज़्यादा वायलेंस के खिलाफ थे। इनके अकॉर्डिंग जो एम है एजुकेशन का, अल्टीमेट एम है, वो यही है कि एक पीस क्रिएट हो, एक नॉन वायलेंस की फीलिंग क्रिएट हो इंसान के, जो इंडिविजुअल है उसके अंदर भी, और वही चीज़ फिर वो अपनी सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल। मैंने आपको बोला कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है वो इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करता है और इसी के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन में चेंजेस लाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो बात करी गई है, इन्होंने नॉलेज के बारे में बात करी है कि नॉलेज को हमें आउटसाइड द स्कूल, मतलब जो बाहर जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उससे, डे टू डे एक्सपीरियंस जो बच्चे का है उससे हमें रिलेट करने की ज़रूरत है, कि जो नॉलेज उसने ली है वो बाहर कैसे अपने एनवायरनमेंट में उसको यूज़ कर सकता है, उसको कैसे रिलेट कर सकता है। सेकेंड, इन्होंने बोला कि लर्निंग को शिफ्ट करने की ज़रूरत है फ्रॉम रोट मेथड, है ना। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि बच्चा सिर्फ रिसीवर नहीं है नॉलेज का, मशीन नहीं है बच्चा कि हर चीज़ वो फीड कर ले अपने दिमाग में, ठीक है। नॉलेज का मतलब है कि वो समझे उस चीज़ को और यूज़ कर सके। थर्ड, इन्होंने बात करी करिकुलम के बारे में, नॉलेज के बारे में बात करी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने करिकुलम के बारे में क्या बोला कि करिकुलम को हमें एनरिच करने की ज़रूरत है। करिकुलम का जो मेन मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक तक नहीं रहना चाहिए कि बुक में जो चीज़ें हैं बच्चे ने बस उसको पढ़ लिया और एग्ज़ाम पास कर लिया, नहीं। करिकुलम में बच्चे का जो करिकुलम है इस तरह से होना चाहिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात हो, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। तो उस तरह से हमें अपने करिकुलम को एनरिच करने की ज़रूरत है। फिर इन्होंने बात करी एग्जामिनेशन के ऊपर, है ना। जैसे प्रोफेसर यशपाल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एग्जामिनेशन को हमें टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं करना है, लिमिटेड नहीं करना है, उसको फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है। एग्जामिनेशन बच्चे ने जो सीखा है उसको वो अपने वर्ड में उसको एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। उसने जो समझा है उसको एक्सप्रेस कर सके, तभी हमें पता चलेगा कि बच्चे की लर्निंग हुई है। वरना हमें कैसे पता चलेगा कि उसने क्या सीखा है? अगर वो वही चीज़ लिखते जो टीचर ने उसको बताया है तो फिर उसने अपना कुछ तो ऐड किया ही नहीं ना उसमें। तो इस तरह का एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। जो हमें बच्चे का इवैल्यूएशन, जो हमें असेसमेंट करना है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और क्लासरूम की जो लाइफ है उससे इंटीग्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो वो है ओवरराइडिंग आइडेंटिटी। अच्छा, इस टर्म का पहले आप मतलब समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है और उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी दे दी कि वो सिर्फ यही चीज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने कोई पर्टिकुलर स्किल सीख ली और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। हमने उसको एक कैटेगराइज कर दिया कि ये बच्चा सिर्फ यही चीज़ कर सकता है, तो हमने उसको एक आइडेंटिटी दे दी। जबकि जो एम है एजुकेशन का, वो जो इन्होंने प्रिंसिपल में बात करी है वो ये बात करी है कि बच्चे की एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट की जाए, ऐसी समझ क्रिएट की जाए जिससे बच्चा अपनी ही आइडेंटिटी को ओवरराइड करे। मतलब उसमें हमें एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी है कि उसको पता हो कि लाइफ में जो भी चीज़ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई भी चीज़, लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती, ठीक है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो ये उसके अंदर इस तरह की समझ हमें डेवलप करनी है ताकि एक ओवरराइडिंग
आइडेंटिटी उसकी नर्चर हो सके, और ये जो आइडेंटिटी क्रिएट करनी है विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को हमें ध्यान में रखते हुए ये आइडेंटिटी बच्चे की नर्चर करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं करिकुलम पे। करिकुलम पे हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा और ब्रीफ में समझ लेते हैं। उन्होंने और ब्रीफ में डिस्क्राइब करा है कि एनरिच करना तो चाहिए करिकुलम को, लेकिन कौन कौन सी बातें इंक्लूड करनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। सो सबसे पहला पॉइंट है कमिटमेंट टू यूईई। यूईई का मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, मतलब हर तरह के बच्चे को, ये चीज़ कोठारी कमीशन ने भी कही थी अपनी बात में कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा है इस बारे में। तो इन्होंने यही चीज़ कहा है कि यही चीज़ करिकुलम में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, हर सेक्शन का बच्चा हो, डिसएडवांटेज, डिप्राइव्ड, सोशली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से डिफरेंट, ठीक है, या फिर उसको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, चाहे फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, या कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो किसी भी तरह का बच्चा है, हर तरह के बच्चे को एजुकेशन लेने का राइट है। और यही बात करिकुलम में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। करिकुलम में हमें इस तरह का करिकुलम डेवलप करना है कि वो हर तरह के लर्नर की नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है, तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जो कमिटमेंट टू यूईई हो। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी बातें। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है चिल्ड्रन के बारे में, उसके नेचर के बारे में बात करी है कि चिल्ड्रन का नेचर जो होता है वो क्यूरियस होता है। ठीक है, ये बच्चे की इनेट एबिलिटी होती है। इनेट एबिलिटी मतलब जन्मजात, मतलब बच्चा बचपन से ही उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, और ये स्किल जो है उसके अंदर नेचुरली एक्वायर होती है। तो जब बच्चा क्लासरूम में आता है वो कभी भी ब्लैंक स्लेट नहीं आता। ठीक है, उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसको पहले से ही पता होती हैं। तो वो जब उसको चीज़ें पता है तो उसके अंदर क्वेरीज डेवलप होती हैं। तो करिकुलम को इस तरह से एनरिच करा जाए जो उसकी उस क्वेरीज को फुलफिल कर सके और उसको मोर क्रिएटिविटी डेवलप कर सके उसके अंदर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बच्चे को हर चीज़ पहले से पता होती है, मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें नोन होती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्या क्या उनमें डिफरेंस होते हैं, तो वो चीज़ मैं बच्चे को सिखा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसने कभी भी एनिमल्स को नहीं देखा या बर्ड्स को नहीं देखा, उसको वो चीज़ पहले से पता है, मतलब वो नोन है उन चीज़ों को लेकर के। बस उसको कैटेगराइजेशन करना नहीं आ रहा उन चीज़ों को कि हम इसको एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं और इनको बर्ड्स की कैटेगरी में। तो हम उसको नोन से अननोन की तरफ लेके जा रहे हैं, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, लोकल टू ग्लोबल का मतलब क्या है, इसको एक ऐसे इस बात से समझिए, जब बच्चा क्लास में आता है तो वो सिर्फ अपने लोकल इन्वायरमेंट के बारे में जानता है, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट के बारे में जानता है, अपने नेबरहुड के बारे में जानता है। बट जैसे जैसे वो क्लासरूम में और बच्चों को देखता है जो अलग अलग ट्रेडिशन और वैल्यूज़ होती हैं जिनकी, और जो डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, तो उनको उनकी नॉलेज अपनी एरिया से बढ़कर थोड़ा और ग्लोबल होती है। तो ऐसे ऐसे करके बच्चा लोकल से ग्लोबल की तरफ जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि करिकुलम में उन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए जो सेंसिटिविटी क्रिएट करे इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, बच्चे इन्वायरमेंट को लेकर सेंसिटिव हो और उसके इम्पोर्टेंस को जाने, तो इस तरह की चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए। लास्ट जो एजुकेशन का एम है कि हार्मनी क्रिएट होनी चाहिए इंसान के अंदर भी और उसके सोसाइटी में भी, तो इस तरह की चीज़ें भी हमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, ये तो बात हो गई करिकुलम पे। अब आ जाते हैं एजुकेशन में क्वालिटी डायमेंशन, मतलब क्वालिटी क्या है एजुकेशन में। तो एक एजुकेशनिस्ट थे JP नायक, उन्होंने कहा था कि जो 3 जो टर्म्स हैं इक्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये एक इलूसिव ट्राइंगल है एजुकेशन का। मतलब कि इलूसिव ट्राइंगल का मतलब होता है जिसे हम समझ तो सकते हैं बट डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। ठीक है, तो ये बहुत बड़े टर्म है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये चीज़ कही थी। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी को लेके मिसकंसेप्शन होता है कि क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही देते हैं, ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है। NCF 2005 इसको मिसकंसेप्शन बोलता है और ये कहता है कि जो
प्राइवेट स्कूल में जो क्राइटेरिया है ना क्वालिटी को जानने का, वो ये है कि एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, है ना, उसी के बेसिस पे तो वो जज करते हैं कि हमारा स्कूल कितना ज़्यादा आगे है, वो रिजल्ट्स लगा देते हैं और उस हिसाब से फिर उनको जज करते हैं। तो जो एग्ज़ामिनेशन का जो तरीका है वो तो बिल्कुल वैसे भी गलत है, क्योंकि उसमें तो बच्चा नॉलेज बस रिसीव कर रहा है और एग्ज़ाम्स में उसको लिख के आ रहा है ना। और प्राइवेट स्कूल में जो सबसे बड़ी चीज़ इग्नोर करी जाती है, मदर टंग का यूज़, है ना। इंग्लिश और हिंदी, अगर मान लो कि अगर किसी की मदर टंग हिंदी है या कोई और भी मदर टंग है, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसको क्या करते हैं, बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और मैंने आपको बताया है पिछली स्लाइड में कि कितना इंपॉर्टेंट है मदर टंग से एजुकेट करना बच्चे को। सेकंड, एक्सक्लूजन ऑफ पुअर फ्रॉम एडमिशन, ठीक है, पुअर का बिल्कुल एक्सक्लूजन हो जाता है। अच्छा, इस बात को एक ऐसे चीज़ से समझिए, एक क्लासरूम है, वहाँ पे हर सेक्शन का बच्चा है, हर तरह का बच्चा है, और चाहे वो कोई डिसेबिलिटी हो या फिर किसी भी तरह का, हर सेक्शन का बच्चा उस क्लासरूम में। और एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के बच्चे हैं, एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बच्चे हैं। तो लर्निंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट क्लासरूम में होगी, क्योंकि बच्चे को अपने सेक्शन के अलावा और लोगों के बारे में भी जानने को मिल रहा है। वो उनकी तरफ और उनकी बातें जान करके उसकी सेंसिटिविटी, उसकी नॉलेज और बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लूजन ऑफ पुअर करने की वजह से इनकी क्वालिटी तो वैसे ही डिक्रीज हो गई, अगर हमें ये चीज़ समझ में आ रही है तो। थर्ड, ये अपनी क्वालिटी का जो एक क्राइटेरिया बताते हैं, फिजिकल रिसोर्स, ठीक है। फिजिकल रिसोर्स कभी भी क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं करता। एक क्लासरूम है, वहाँ पे मैंने एसी लगा दिया और बच्चों को बैठा दिया और बस वो मशीन की तरह बैठे हुए हैं और नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, मतलब नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं। तो क्या ये क्वालिटी एजुकेशन का क्राइटेरिया है? नहीं है, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या बात करी है कि नेसेसरी प्री कंडीशन जो क्वालिटी की होनी चाहिए वो यही है कि पहले तो जो टीचर है, जो क्लासरूम में जो डायरेक्ट कर रहा है, बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए और वो खुद मोटिवेटेड होना चाहिए, जो अपना करियर चूज़ करे टीचिंग को, ठीक है, करियर मान के चले टीचिंग को। और इन्होंने बोला है कि क्वालिटी इन एजुकेशन तभी मानी जाएगी जब वो हर लाइफ की पूरी स्किल्स पे बात करे, लाइफ स्किल्स पे बात करे, ठीक है, हर डायमेंशन पे बात करें, सिर्फ एक डायमेंशन पे नहीं कि बच्चे को हमने एक पार्टिकुलर स्किल सिखा दी, स्किलफुल बना दिया बच्चे को, तो वो एजुकेट होना नहीं कहते, उसको लिटरेट कहना कहते हैं। एक होता है लिटरेट, मतलब हमने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, पढ़ना लिखना सिखा दिया। एक होता है एजुकेट करना, ठीक है। एजुकेट मतलब कि बच्चा अपनी समझ, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ताकि वो जो रियल लाइफ सिचुएशन है उनको हैंडल कर सके। फाइनली जो बात करी गई है एम्स ऑफ एजुकेशन, तो सबसे पहला एम है कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी बातें कही गई हैं इक्वालिटी को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर के, तो वो चीज़ बच्चों को बताई जानी चाहिए और उसके पीछे रीजंस बताना चाहिए और वो बच्चे समझें, बजाय इसके कि बस वो इक्वालिटी की टर्म्स याद कर लें, सेकुलरिज्म की टर्म्स याद कर लें। नहीं, वो चीज़ उनको समझ में आनी चाहिए ऑन द बेस्ड ऑफ रीज़न एंड लॉजिक। सेकेंड बात करी है लर्निंग टू लर्न एंड द विलिंगनेस टू अनलर्न एंड रीलर्न। अब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, इसको एक अपने से रिलेट करके देखिए। जब पहले हमारा कुछ बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है, फिर बाद में हमें पता चलता है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं कि वो जो हमने बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ था वो तो बिल्कुल गलत था, राइट। तो हमें वो बिलीफ सिस्टम हटा करके अब कुछ नया सीखना है, तो हमें पुरानी बातें भुलानी पड़ेंगी, अनलर्न करना पड़ेगा, तभी हम दोबारा रीलर्न कर पाएंगे। और ये काफ़ी लोगों को मुश्किल लगती है ये चीज़, क्योंकि लोगों में ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो चीज़ों को भुला सकें, अनलर्न कर सकें और कोई नई चीज़ सीखें। तो ये भी एक एबिलिटी होती है। अगर ये बच्चे को एबिलिटी शुरू से ही सिखाई जाए कि वो चीज़ों को, अगर कोई चीज़ उसको गलत चीज़ पता है, जो चीज़ उसको नहीं पता होनी चाहिए, उसको अनलर्न कर सके और कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेट रहे और एक्सेप्ट करे, तो रीलर्न, ठीक है। थर्ड इन्होंने बात करी है करिकुलम को एनरिच करा जाए, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया, ताकि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो, ठीक है। ये नया टर्म यूज़ हुआ है। तो रिसीव, अभी तक नॉलेज पे क्या बात कर रहे थे कि रिसीव कर रहा था बच्चा नॉलेज, बट अब नॉलेज क्या कर रहा है बच्चा, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद सोच रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है,
ठीक है, रिलेट कर रहा है, तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज को। ठीक है, नेक्स्ट है एबिलिटी टू वर्क एंड पार्टिसिपेट। जब बच्चा काफ़ी मतलब चीज़ें सीख जाएगा और तो उसमें एक एबिलिटी आ जाएगी कि वो काम करे और पार्टिसिपेट करे, एक मतलब कि पूरे नेशन को डेवलप करने के लिए और इकोनॉमिक प्रोसेस या सोशल चेंज लाने के लिए वो अपना पार्टिसिपेशन दे सके। लास्ट इन्होंने बात करी है वही चीज़ कि हार्मनी क्रिएट हो। हार्मनी कब क्रिएट होगी? जब एक एस्थेटिक सेंस वो हर चीज़ में ब्यूटी को देखे, अप्रिशिएट करे चीज़ों को। ठीक है, उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, तभी वो उसके अंदर भी हार्मनी क्रिएट होगी और सोसाइटी में भी वो वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो उसके ऊपर बात करी गई है यहाँ पे। तो ये सारे थे एम्स ऑफ एजुकेशन। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, जो भी चैप्टर 1 में NCF 2005 ने कहा है चीज़ें। तो अगली वीडियो में हम NCF 2005 का चैप्टर 2 कवर करेंगे और इस तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऐसे ही प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और तब तक के लिए लेट्स फैसिलिटेट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। नमस्ते।